नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर राजयोग में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनावों में किस पार्टी का परचम लहराने की संभावना है, ये जानने के लिए हम आपके सामने रख रहे हैं देश का चुनावी मूड। इस सीरीज में हम अब आपको पूर्व, दक्षिण और पश्चिम भारत के राज्यों का चुनावी मूड बता चुके हैं। आज हम उत्तर भारत के 5 राज्यों में सबसे संगीन, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, उसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में चुनाव पूर्व सर्वेक्षण के जो नतीजे हैं IBN लोकनीति सर्वे के, उसकी जानकारी आपको देंगे। हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। संदीप शास्त्री जो CSDS से जुड़े हुए हैं और हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबा नकवी जो पॉलिटिकल एडिटर हैं आउटलुक की। पुरुषोत्तम अग्रवाल बहुत ही वेटरन राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार कुमार केतकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश की क्या हालत है। इस नेशनल इलेक्शन ट्रैकर के मुताबिक यहाँ बीजेपी और अपना दल गठबंधन को 36% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी को 22%, 14% का फासला है। बहुजन समाज पार्टी को 18%, कांग्रेस RLD गठबंधन को 16% वोट मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी को 3% और अन्य को 5% वोट मिल सकते हैं। सीटों में कैसे तब्दील होगा ये? बीजेपी को 42 से 50 सीटें मिलने का अनुमान इस सर्वे के मुताबिक लग रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी 11 से 17 सीटें, बहुजन समाज पार्टी 10 से 16 सीटें, कांग्रेस RLD को 4 से 8 सीटें और अन्य को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। संदीप जी, इस ओपिनियन पोल में यूपी के मामले में दरअसल कुछ बदला तो नहीं है, या बदला है तो क्या बदला है? ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। जो हमने पिछली बार बीजेपी को वोट शेयर दिखाया था वही लगभग वहीं पे वो आज भी हमारे लेटेस्ट ट्रैकर पोल में भी उसी 36 पे है। SP और BSP का भी उतना फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा है। फ़र्क अगर एक दो तीन तो मेन फ़र्क यहाँ पे मैं चर्चा कर सकता हूँ। एक BSP का वोट शेयर जो हमेशा ओपिनियन पोल्स में थोड़ा कम एस्टिमेट करते हैं, BSP का थोड़े पॉकेट्स में उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा लगता है। उसी कारण से आप सीट प्रोजेक्शन देखें तो BSP SP में 4% वोट का फ़र्क है, लेकिन सीट शेयर में जिस तरह से हमने प्रोजेक्शन किया है उतना फ़र्क BSP SP में दिखा नहीं रहे। बिल्कुल। दूसरी बात, बीजेपी ने इस बार ट्रैकर पोल में दिखता है कि रूरल एरियाज़ में उसका पेनिट्रेशन अर्बन एरिया से ज़्यादा है। रूरल एरियाज में उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है अभी। और ये सोशल डिविजन्स जो पार्टी सपोर्ट में देख रहे हैं वो भी आज स्पष्ट दिख रहा है। यादव वोट नियरली 1/4 यादव वोट बीजेपी की तरह जा रहा है। जाटव वोट भी बीजेपी की तरह जा रहा है। OBC, लोअर OBC वोट का कंसोलिडेशन हो रहा है और अपर कास्ट वोट का कंसोलिडेशन हो रहा है। यहाँ मुसलमान वोट देखें तो आप 3 खेमों में बट गया है। समाजवादी पार्टी के तरफ 1/3 जा रहा है और बैलेंस 1/4 BSP और कांग्रेस की तरह जा रहा है। तो ये 2-3 चेंजेस आप यूपी में इस बार देख सकते हैं। बिल्कुल। सबा, यहाँ पर मूल बात ये निकल के आ रही है, कंसेंसस सब में ये बन रहा है कि शायद बीजेपी नंबर 1 है, लेकिन नंबर 2 समाजवादी पार्टी है। मुजफ्फरनगर के बाद हम कहने लग गए थे कि शायद ऐसा नहीं होगा और BSP को हम कम करके आंक रहे हैं। आप घूमती रही हैं यूपी, आपका क्या मानना है कि हमारा सर्वे सही है जो बता रहा है 1, 2, 3 BSP को नंबर 3 पे? अभी तो मैं थोड़ी सरप्राइज्ड हूँ BSP को इतने कम नंबर पे देखकर, लेकिन उत्तर प्रदेश का पूरा स्ट्रैटेजी अभी तक बनता जा रहा है और हो सकता है अगर इस तरह के ट्रेंड्स सही नंबर पे जो निकले तो जो ये रूरल, पहले में जो कह रहे हैं कि बीजेपी की रूरल एरियाज में पेनिट्रेशन है, इसका मतलब बहुत अहम है। इसका मतलब है कि जो प्रेसिडेंशियल स्टाइल कैंपेन है वो बिल्कुल चल चुका है, क्योंकि जब मैंने देखा उसकी शुरुआत हो गई थी। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितना समय लगता है जब तक पता चलता है कि सब लोग किसको वोट दे रहे हैं, और लोग ये भी अंदाजा लगाते हैं कि कौन सी पार्टी मजबूत होगी, हमारा वोट वेस्ट होगा कि नहीं। वो इतना पॉलिटिकली अवेयर स्टेट है। बिल्कुल। और इसका मतलब है कि ये जो कैंपेन ये सच में काम कर रहा है। एक बात तो थी, जब मैं एक दौरे में गोंडा, बस्ती, फैजाबाद इलाके में गई थी, दूसरी बार वाराणसी गई और थोड़ा सा अलीगढ़ मैं एक लेक्चर के लिए गई थी, तो रास्ते में अलीगढ़ ये मेरी कवरेज हो चुकी है। नुक्कड़ में लोग सब कहते थे कि 56 छाती वाला मोदी चाहिए, मर्द है ये, उस तरह की बात हो रही थी।
लेकिन गांव में जाके थोड़ा अलग बिल्कुल। माहौल और मिल रहा ये था। सरप्राइज है इसका नहीं इसमें तो मैं देख रही हूँ, तो इसका मतलब कि अब ये बन रहा है, अगर रूरल पेनिट्रेशन भी हो चुका है, रूरल पेनिट्रेशन बीजेपी का ज्यादा होना, पुरुषोत्तम जी, आपको भी आश्चर्यजनक लगता है? हम कहते थे ना कि बीजेपी अर्बन सेंटर्स में तो हो सकती है। नहीं, ये पता नहीं कौन लोग कहते थे, कब कहते थे, ये 20 साल पुरानी बात है। ओके। ये व्यर्थ की बातें हैं। 20 साल से हमने अभी तक जितने सर्वेक्षण देखे हैं वो मेरी समझ को पुष्ट करते हैं इस मानी में कि पिछले 20-25 साल से, और यहाँ बीजेपी की बात करना बेकार है, पिछले 20-25 साल से आरएसएस का टारगेट ही रूरल पेनिट्रेशन है, ट्राइबल पेनिट्रेशन है। और वो आप गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक देख रहे हैं और छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश तक देख रहे हैं। तो बीजेपी इज नो मोर द ब्राह्मणिकल पार्टी, इट इज नो मोर बनिया पार्टी। जो कास्ट कंपोजिशन आपका सर्वे दिखा रहा है, ये मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यादव, जाटव, लोअर ओबीसी, यानी आरएसएस का जो एक ट्रांस कास्ट हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो इसके मुताबिक सफल होता दिख रहा है। लेकिन मुझे संजय, और ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये सब कह चुकने के बावजूद मुझे इसमें संदेह इसलिए है कि एक तो बीएसपी, ये मैं हमेशा मानता हूं कि बीएसपी जो है वो किसी भी पोलस्टर के लिए नाइटमेयर है, उसका रिफ्लेक्शन होता ही नहीं। दूसरे, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म के सारे कैंपेन के बावजूद हिंदुस्तान में लोग जो भी चाहें, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ऐसी हैं कि आप लोकल कैंडिडेट को इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। यानी कितना भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फॉर्म आप चला लें जी, गोरखपुर में महंत का कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल। या मिसाल के तौर पर कानपुर में जायसवाल का कोई विकल्प नहीं है। वो मुझे लग रहा है कि आपका ये जो सर्वे है इस चीज को फैक्टर इन नहीं कर रहा है। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं यही कहना, सभा जी ने जो बात कही कि जो आज बीजेपी का कैंपेन स्टाइल जो है, आप देखिए ये 2 लेवल पे कैंपेन चल रहा है। एक ग्राउंड लेवल पे अमित शाह जब ग्राउंड गए में और कास्ट इक्वेशंस वगैरह का बहुत ध्यान रख रहे हैं ये लोग, ऊपर में भले ही नेशनल वेव की बात कर रहे हैं। कह दूं ग्राउंड के बारे में कि ग्राउंड में संघ परिवार के लोग भी बहुत एक्टिव हैं। बिल्कुल। एक ये ग्राउंड लेवल पे है और दूसरा मोदी ऊपर से प्लेन से आके कहते हैं हमें यहाँ टॉयलेट चाहिए, टेम्पल नहीं चाहिए, डेवलपमेंट का मॉडल देखिए। सो ये दोनों का असर, एक तरह का अपील और ये दूसरे तरह, मैक्रो और माइक्रो दोनों में 2 नैरेटिव को भी जोड़ देना, ये इसमें कमाल है। कुमार केतकर साहब, दरअसल हम तो ये मानते हैं कि बाकी जगह ओपिनियन पोल में हम थोड़ा सा हिम्मत के साथ कह सकते हैं कि हम सही हैं। यूपी को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। एक राज्य में दरअसल अभी भी 5 राज्य हैं। आपसे मेरा सवाल यह है कि हमको ये लगता है कि बीएसपी का ब्राह्मण वोट खिसका, जाटव वोट रह गया लेकिन दलित वोट भी खिसका, और मुसलमान वोट पूरी तरह से मुलायम को छोड़ करके नहीं आए। इसलिए शायद ये बात सही निकले कि मायावती वहां पर नंबर 3 है। हालांकि थोड़ा ही फर्क होगा सीटों के मामले में मुलायम और मायावती के बीच में। आपको क्या लगता है कि यूपी में कोई बड़ी फंडामेंटल गलती और भी हो सकती है हमारे इस पूर्वानुमान में? नहीं, मुझे लगता है कि ये फंडामेंटल गलती बहुत सारे पत्रकार भी करते हैं और ये सीएसडीएस करता है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। लेकिन ये फंडामेंटल गलती ये है कि हम ये अर्बन रूरल डिवाइड जिसको मानते हैं और जिसको कहा जाता है कि अर्बन इंडिया और रूरल भारत है, मुझे लगता है ये सिचुएशन शायद 1989-1990 तक थी। जब ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन का पीरियड शुरू हो गया, तब से इतना ही हो गया है कि अर्बन सेंटर्स एंड सेमी अर्बन सेंटर्स, बाकी रूरल एरिया है वो एकदम कम है, 10% से भी, क्योंकि मोबाइल फोन्स, टेलीविजन, कलर टेलीविजन, शॉपिंग मॉल्स, रोड्स, व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब ने एक सेमी अर्बन सेंटर बना दिए। और सेमी अर्बन लोगों में जो लोग रहते हैं, मतलब पुराने रूरल एरिया, वो अभी उनका जो माइंडसेट है, उनका जो लाइफस्टाइल का एस्पिरेशन है, वो एस्पिरेशनली अर्बन हो गए हैं। शायद उनका एनवायरनमेंट रूरल है, तो माइंड इज इन अर्बन एरिया एंड फिजिकल लाइफ इज इन सेमी अर्बन और रूरल एरिया। ऐसा हम लोग जो मानते थे कि कोई डिवीजन है, वो डिवीजन खत्म हो चुका है। ये सर्वे इस बात को ठीक से दिखा रहा है। अगला राज्य है राजस्थान। वहां दरअसल बात करने को बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ बीजेपी को 55% वोट मिलने का अनुमान है। असेंबली का ट्रेंड और मजबूत होता हुआ ही दिख रहा है। कांग्रेस को 32% वोट, 23% का फासला। आम आदमी पार्टी को 4%, बीएसपी को 3%, अन्य को 6% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं। सीटों का अंदाजा बताएं तो बीजेपी को 25 में से 21 से 25 सीटें आ सकती है। कांग्रेस को 0 में से 2, किसी अन्य को 0 में से 2 सीटें मिल सकती है। संदीप जी, मुझे लगता है कि ये क्वालिफायर सिर्फ लगाने के लिए लगाया गया है। राजस्थान में आप देखिए, ये कल जिस तरह हमने मध्य प्रदेश की चर्चा की, उसी तरह का एक ट्रेंड आप राजस्थान में देखिए। अभी कई महीने ही हुए वहाँ पे आप बीजेपी सरकार को लोगों ने वहाँ लाया, और उस समय से आज तक आप देखिए और भी कंसोलिडेशन
बीजेपी की तरफ से हुआ है। आप ये 2 कॉर्नर्ड रेस में आप जब 24% का वोट डिफरेंस देखेंगे तो ये 24% वोट डिफरेंस अगर रहा तो जिस तरह से राजीव करंदकर जी ने एस्टिमेट किया है 21 से 25 सीट्स ये वोट डिफरेंस है तो ये फर्क शायद बनेगा ना रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर सभा वर्स्ट केस 21 है, वरना फेयर केस शायद 25 सीटें आ सकती हैं राजस्थान पूरी को। तरह अग्रवाल साहब, ये बिल्कुल संभव है। केतकर साहब, राजस्थान पे कोई डिबेट करने के लायक कोई पॉइंट आपके पास? नहीं, मुझे लगता है राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इनमें से राजस्थान और गुजरात की मानसिकता एक है। क्योंकि राजस्थान में जिस तरह का औद्योगिक माहौल का जो इन्फ्लुएंस है, इसका मतलब ये नहीं कि राजस्थान के सब लोग स्टॉक मार्केट में है या ट्रेड में है, इंडस्ट्री में है, लेकिन माहौल जो गुजरात का है और राजस्थान का है वो ट्रेड और इंडस्ट्री का है। और इसी के लिए वहां जब बीजेपी का पेनिट्रेशन होता है तो स्वाभाविकता होता है, क्योंकि बीजेपी पहले से ही ट्रेड और इंडस्ट्री की पार्टी रही है। तो मुझे लगता है राजस्थान का कोई मुझे तो जिसको कहते हैं कि उत्तर पश्चिम मॉनसून बीजेपी के लिए आता हुआ दिख रहा है, उसमें 3 छोटे लेकिन ऐसे राज्य हैं जहां बहुत सारी गुत्थियां उलझी हुई हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा। इसकी चर्चा करेंगे अभी छोटे से ब्रेक के बाद। सीएनबीसी आवाज पर हम चर्चा कर रहे हैं सीएसडीएस आईबीएन लोकनीति के इलेक्शन पोल ट्रैकर की। नजर डालते हैं दिल्ली पर। दिल्ली में बीजेपी को 40% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं। पार्टी नंबर 1 हो गई है। आम आदमी पार्टी को 29%, कांग्रेस को 22%, बहुजन समाज पार्टी को 4% और अन्य को 5% वोट मिल सकते हैं। यहाँ खास बात यह है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से वोटों के मामले में अब 11% की बढ़त ले ली है। सीटों में यह कैसे तब्दील होगा? बीजेपी को दिल्ली में अब 3 से 4 सीटें मिलने का अनुमान हमारे राजीव करंदीकर दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 2 से 3 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस को 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान है। संदीप जी, यहाँ दिल्ली को लेकर बहुत बड़ा विवाद रहा है कि असेंबली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल अभी भी होल्ड कर रहे हैं, लोकसभा में अब लूज कर रहे हैं। कुछ दूसरे सर्वेस तो इससे भी ज्यादा नुकसान बता रहे हैं उनके लिए। एक बात जो सबसे उनके खिलाफ जारी है कि जो दिल्ली की सरकार छोड़ करके भागना शब्द उनके बारे में चल गया, ये सिर्फ उसका नुकसान है या कुछ और फैक्टर काम कर रहे हैं? दिल्ली वोटर आई थिंक काफी उनका अप्रोच काफी साफ है। दैट अब लोकसभा चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ बीजेपी एक दावेदार लगता है, सो बीजेपी को ये सपोर्ट यहाँ ज्यादा मिल रहा है। आप दिल्ली से लोकसभा पोल में आपका रोल, सरकार दिल्ली में बनाने का रोल उतना उनको दिख नहीं रहा, इसलिए बीजेपी को थोड़ा अपर हैंड वहां मिल रहा है। लेकिन अगर आप राज्य की बात कर रहे हैं, अगर आप नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ लोगों का साफ कहना है कि हमें वापस आपको लाना है। जैसे संजय जी आपने कहा, जिस तरह सरकार ने अपनी इस्तीफा दी, लोग उससे असंतुष्ट हैं, लेकिन तब भी 70% लोग कहते हैं कि जो काम आप सरकार ने उनके 49 डेज में किया वो अच्छा काम किया, और उस कारण से वो सपोर्ट हम असेंबली इलेक्शन में देख सकते हैं। तब भी वोट तो फिर ये दोनों बातें रिकंसाइल कैसे होती हैं? लोकसभा में भी वोट 29% है। बिल्कुल। ये बताएं, अगर 40 और 29% का 11% का गैप है तो ये 3, 4 और 2, 3 क्यों, फिर साथ में 6 क्यों नहीं? ये थोड़ा कंसंट्रेशन हो गया वापस यहाँ। इन 7 सीट्स में बीजेपी का परफॉर्मेंस कई सीट्स में ज्यादा अच्छा है और आपके परफॉर्मेंस थोड़ी सीट्स में यहाँ पे दो बताइए, चांदनी चौक और न्यू दिल्ली। कंपटीशन थोड़ा चांदनी चौक में और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में और न्यू दिल्ली में थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ ज्यादा क्लोज कॉन्टेस्ट है, क्योंकि देखिए असेंबली में चांदनी चौक और नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी का असेंबली का वोट निकालें, उसको एक्स्ट्रापोलेट करें तो ऑलरेडी आगे थी। बिल्कुल। केतकर साहब, एक बात और दिख रही है इस सर्वे में दिल्ली के बारे में कि यंग वोटर, जिस पर पूरी ये आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स चली थी, वो एक अच्छी खासी संख्या में इनसे हट करके बीजेपी के पास जा रहा है। और जब इन दोनों में चॉइस की बात करते हैं हम, नरेंद्र मोदी और केजरीवाल में, तो असेंबली के लिए केजरीवाल वहां भी पहली चॉइस है। कैसे इसको रिकंसाइल करें, इस तरह की अलग अलग राय को? नहीं, मुझे लगता है कि ये भी स्वाभाविक है। आपने देखा है कि 51% लोगों ने पहले पोल में मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था और केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया था। मतलब यह है कि आप नहीं होती समझो दिल्ली में, तो वो वोट कहां जाता है? वो वोट बीजेपी को जाता। आप होने से
कांग्रेस के टिकट भले, कांग्रेस के वोट भले गए उनके पास, लेकिन ज्यादातर बीजेपी का नुकसान हो गया और बीजेपी 32 पे अटक गई, क्योंकि आपका वोट नहीं तो बीजेपी जाने वाला था और बीजेपी 40 सीट तक जा सकती थी। तो मुझे लगता है वो बीजेपी और आपका एक तरह का एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बन गया है, एक दूसरे के सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। और जब आप नहीं होगी तो वोट बीजेपी को जाएगा। जी, बहुत दिलचस्प बात है। जब आप लोगों से पूछे आपके नजर में कौन देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मोदी को वहां 38% मिलता है और केजरीवाल जी को वहां 20% मिलता है। उसी प्रश्न को थोड़ी देर बाद हम और एक रूप में कहें कि केजरीवाल और मोदी में आप कौन प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं, वहां केजरीवाल को 55% मिलता है और मोदी को 12% बहुत इंटरेस्टिंग। तो अगर आप नाम लें, दो नाम लें, तो केजरीवाल को 51%, मोदी को 12%। इसका मतलब जहां आप नाम न लें, इसका मतलब ये हुआ कि विरोधी और प्रेस उन्हें भगोड़ा कहें या कुछ भी कहें, लेकिन दिल्ली के वोटर की इमेजिनेशन लोगों में अभी केजरीवाल है। ट्रैक्शन इनका काफी है। ये बहुत बड़ी बात है। 55% पीएम के लिए 55%। और दिल्ली में जैसे उत्तर प्रदेश में हमने कास्ट की बात की, दिल्ली में क्लास डिवीजन है इस केजरीवाल और मोदी को लेकर। मिडिल क्लास पूरी तरह से मेरे ख्याल से हट गई है आम आदमी पार्टी से, लेकिन बस्तियों में वो अभी और भी मजबूत शायद हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ एक्शंस ऐसे लिए थे जो लगता है कि वो छोटे लोगों की पार्टी है। और इस तरह से केवल एक्शन लेने की बात नहीं है। जिस बात के लिए मिडिल क्लास केजरीवाल की निंदा करता है, ठीक उसी बात के लिए बस्ती उसकी तारीफ करती है छोड़ने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि लोगों को लगता है कि कोई है जिसको सीएम की हिम्मत वाली पोजीशन, और लाल बत्ती की गाड़ी का इतना मोह नहीं है कि वो बैठा ही रहे। जी। उसको आपने काम नहीं करने दिया, वो छोड़ कर चला गया। ये जो एक बोल्डनेस, ये जो मुझे नहीं लगता बोल्डनेस छोड़ने से कोई भी सहमत है। ज्यादातर आम आदमी पार्टी वाले खुद कहते हैं कि छोड़ने वाली बात वो नहीं समझ। नेट बात ये है जिस पर हम लोग ये एग्री कर रहे हैं कि असेंबली के बाद जो उभार बना था तुरंत, जो जनवरी में हमने सर्वे किया था, उसमें आम आदमी पार्टी के सारे नंबर बहुत ऊपर थे। मार्च में आके सारे नंबर नीचे हैं। ये फर्क है। मुझे लगता है और एक कारण है मिडिल क्लास और पुअरर सेक्शंस के बीच में जो फर्क आया आपके बारे में एटीट्यूड में, वो विषय ये है, जिस विषय पे आपने रेल भवन का एजिटेशन किया था पुलिस के विरुद्ध में, ये पुलिस के बारे में गरीब लोगों में जो विचार है दैट पूरी पुलिस हमसे अन्याय करती है, वो जो भावना है, उससे थोड़ा सा उस इंस्टीट्यूशन जो हमें जिसके वजह से हमें इंजस्टिस फेस करना पड़ रहा है, उस संस्था के विरुद्ध हम ये आप सरकार ने क्रम लिया, वो फैक्ट हैज हेल्प्ड द पार्टी। जो स्टेबिलिटी का आइडिया है वो गरीब लोगों से ज्यादा इतना मतलब नहीं रहता स्टेबिलिटी से। आइए अब हम रुक करते हैं पंजाब और हरियाणा का। पहले पंजाब की बात करते हैं। यहाँ अकाली दल बीजेपी गठबंधन को 42% और कांग्रेस को 29% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं। अच्छा खासा फासला है। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी को पंजाब में 14% वोट मिल रहे हैं, बीएसपी को 5% और अन्य को 10% वोट मिलने का अनुमान है। साथ ही साथ हरियाणा भी देख लेते हैं, तुलना में आसानी हो जाएगी। हरियाणा में देखते हैं कि क्या हाल है। यहाँ बीजेपी और हरियाणा जन विकास पार्टी, जनहित पार्टी जो है कांग्रेस, उसको 36% वोट मिलने का अनुमान है बीजेपी के गठबंधन को। कांग्रेस को 30% वोट, 6% का फासला है यहाँ। आईएनएलडी को 16, आप को 7%, बीएसपी को 5%, अन्य को 6%। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की चर्चा बहुत ज्यादा थी, उनका परसेंटेज 17 तक गया था, जो गिर के अब 7% दिख रहा है, लेकिन पंजाब में 14% दिख रहा है। दोनों जगह बीजेपी आगे है। संदीप जी, पंजाब हरियाणा। पंजाब में आप किस कारण से 14% वोट उन्हें मिल रहा है, उसके लिए मुझे लगता है एक बहुत ही मुख्य कारण क्या है, राज्य में लोगों का भ्रष्टाचार के बारे में उनका विचार। स्टेट गवर्नमेंट आप उनसे पूछें, 67% लोग कहते हैं कि इस राज्य सरकार भ्रष्ट है। केंद्र सरकार के बारे में पूछें, 69% कहते हैं कि केंद्र सरकार भ्रष्ट है। सो ये भ्रष्टाचार के मामले को ध्यान में रखते हुए आपको जो सपोर्ट मिल रहा है उसे हमें यहाँ देखते। तो लेकिन ये जो नए फैक्टर आया, आप वाला आया या कांग्रेस कुछ करती, इन दोनों राज्यों में बीजेपी वेल प्लेस्ड नजर आ रही है इस वोट शेयर के साथ। संजय जी, हरियाणा में पिछले हमारे एक ट्रैकर और इस ट्रैकर में एक बहुत ही बड़ा फर्क है। पिछले ट्रैकर में बीजेपी एचजेसी का अलायंस था नहीं उस समय, उसके बाद ये अलायंस बना है और उसी कारण से आज आप ट्रैकर पोल में देखें कि बीजेपी एचजेसी पहले पोजीशन पे पहुंच गया। इसका नुकसान ठीक आम आदमी पार्टी पे पड़ा है। दैट आम आदमी पार्टी का जो 17% था आज 7 पे घट के आ गया। तो आम आदमी पार्टी के लिए जो अगली सबसे बड़ी, ऐसा लगता था बड़ी फसल कटेगी हरियाणा से,
वो अगर बिगड़ रही है तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल चूंकि आसपास के इलाके हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पर बीजेपी को जितना हम पहले अनुमान लगा रहे थे उससे ज्यादा समर्थन? नेचुरली, क्योंकि देखिए जैसे अभी पिछली बार बातचीत में संदीप जी ने कहा था, और वो सभी सही बात है वो, कि आम आदमी पार्टी ने जो डिसकंटेंट वाला वोट है, कांग्रेस से चिढ़े हुए और दुखी लोगों का जो वोट है, वो अगर आम आदमी पार्टी को नहीं जाएगा तो बीजेपी को जाएगा। और आम आदमी पार्टी ने विभिन्न कारणों से अपनी लोकप्रियता, अपनी क्रेडिबिलिटी खोई है, तो उसका लाभ बीजेपी को होना ही होना है, हर जगह होना है। जी, एक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुमार केतकर साहब कि पंजाब को अभी ठीक से प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है। पंजाब पर डिबेट थी कि शायद अकाली दल उतनी मजबूत स्थिति में न हो, लेकिन ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस और अकाली दल बीजेपी गठबंधन के बीच में 13% का फासला है। यहाँ इनका सीट अनुमान हम नहीं देने की स्थिति में है इस वक्त, क्योंकि हमको मिले नहीं है हमारे सांख्यिकी विशेषज्ञ से। राजस्थान और पंजाब और हरियाणा में वोट सीट फोरकास्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि सैंपल साइज छोटा है। सैंपल साइज छोटा है, इसलिए हम सीट फोरकास्ट नहीं कर रहे हैं। पंजाब केतकर साहब, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली को मिला करके फाइनल मैसेज आप क्या पढ़ते हैं इसमें? नहीं, मुझे लगता है कि पंजाब में बहुत सारा असंतोष है और वो अकाली दल के बारे में है, और कांग्रेस की इतनी बुरी हालत वहां नहीं है। मैं ये पत्रकार होके कह रहा हूँ, CSDS के अंदाज पे नहीं। और इसी के लिए मुझे लगता है कि वो जो असंतोष है वो जब प्रकट होगा तब बीजेपी के साथ तो नहीं जा सकता, बाकी जगह वो असंतोष बीजेपी के साथ जाता है, आपसे बीजेपी को जाता है। लेकिन पंजाब में जब असंतोष अकाली दल के खिलाफ है तो वो कांग्रेस की तरफ जाएगा, और इसी के लिए ये 13% डिफरेंस जो है, मुझे लगता है वो 13% डिफरेंस थोड़ा इल्यूजरी है, वो कांग्रेस की तरफ जा सकता है। क्योंकि जब जीते थे, अकाली दल जीते थे, तब भी अकाली दल और कांग्रेस इनों में बहुत कम वोटों का डिफरेंस था, कम परसेंटेज का डिफरेंस था, जैसे छत्तीसगढ़ में हमने देखा है। तो हमने ये देखा है कि जिसको लेकर के सबसे ज्यादा बहस अभी भी है वो यूपी। वहां हमारे सर्वे में ट्रेंड क्लियर है। मोटे तौर पर जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, और अब हम चुनाव शुरू होने के बिल्कुल 3-4 दिन पहले ये बात कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल नैरेटिव में, मूल कथानक में कोई बदलाव नहीं है। हालांकि यूपी पर डिबेट अभी भी चलेगी कि हमारे सर्वे बिल्कुल सही कैप्चर कर रहे हैं वहां के मूड को या नहीं। कल हम आपको पूरे देश की तस्वीर और फाइनल आंकड़ा देंगे। कल होगी 4 तारीख और 7 तारीख से मतदान शुरू हो जाएगा। हम सही हो सकते हैं, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि CSDS के ये नंबर आमतौर पर नियर परफेक्ट अनुमान के रूप में सही निकल करके आए हैं। मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।